नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आप तक कि रीट की वैकेंसी, रीट मेंस की जो वैकेंसी है, थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है, काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे, तो आपके इंतजार का समापन हुआ, क्योंकि सरकार ने जो आरएसएसबी है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसने संस्कृत शिक्षा विभाग की L1 की वैकेंसी और सामान्य शिक्षा की L1 की वैकेंसी, इसके साथ साथ में संस्कृत शिक्षा की L2 की वैकेंसी, दोनों वैकेंसियां यानी संस्कृत शिक्षा की L1 और सामान्य शिक्षा की L1 और उसके साथ साथ में संस्कृत शिक्षा की L2 दोनों वैकेंसियां एक साथ निकाल दी है। किस प्रकार कितने क्या पद है, किस सब्जेक्ट में कितने पद है, फॉर्म कैसे भरेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी खबर आप सभी के लिए, जरूर जुड़े और संपूर्ण विज्ञप्ति, संपूर्ण जो चैनल है, संपूर्ण जो जानकारी है वो आप हमारे चैनल के माध्यम से हासिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ में शुभारंभ करते हैं इस उत्साह भरे समय को कि मंजिलें खुद चलकर नहीं आती, मंजिलें खुद चलकर नहीं आती, ये सफर हमें तय करना पड़ता है, ये सफर हमें तय करना पड़ता है। सुबह का उजाला पाने के लिए, सुबह का उजाला पाने के लिए रात के अंधेरों से लड़ना पड़ता है, रात के अंधेरों से लड़ना पड़ता है। तो बिल्कुल हम मेहनत करेंगे और इस जिंदगी में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और वास्तव में अपन सक्सेस होंगे, ये हमें विश्वास है और आशा भी है। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, आरएसएसबी ने मुख्य रूप से वैकेंसी घोषणा कर दी है। अभी वैकेंसी अभी आई है जस्ट ही। तो इसमें प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक है उसमें सामान्य शिक्षा और संस्कृत की दोनों एक साथ कर दी है, ठीक है ना। सामान्य शिक्षा प्लस संस्कृत, है ना, दोनों की एक साथ वैकेंसी की है। किसके लिए? लेवल 1 के लिए, है ना, L1 के लिए मुख्य रूप से कक्षा 1 से 5 तक के टीचर्स के लिए वैकेंसी जो है सीधी भर्ती 2025 है, उसकी घोषणा कर दी है। तो सभी साथी तैयार हो जाएं, किस प्रकार से कितने क्या पद इसमें है ना। तो सामान्य शिक्षा और संस्कृत शिक्षा दोनों एक साथ है और आप सभी के लिए मुख्य रूप से पद क्या कितने हैं उस पर चर्चा अपन कर लें। तो इसमें पद जो है, पदों की संख्या जो मुख्य रूप से इसमें है, देखिए कितने क्या पद है, ध्यान से गौर से देखेंगे अपन। तो संस्कृत विभाग जो है, संस्कृत विभाग जो है, संस्कृत विभाग के अंदर, है ना, संस्कृत शिक्षा के अंदर मुख्य रूप से L1 के कितने पद आए हैं। तो देखिए, संस्कृत शिक्षा की बात आती है तो प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल संस्कृत के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 187 पद है। कितने हैं? 187 पद, ठीक है ना। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए संस्कृत शिक्षा के अंदर मुख्य रूप से कितने हैं? 187 पद। और अनुसूचित क्षेत्र जो टीएसपी एरिया है उसके लिए कोई पद नहीं है, 0। इसका मतलब संस्कृत विभाग की जो L1 की वैकेंसी यहां पे है उसमें 187 पद आए, ठीक है। उसके बाद में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक सीधी भर्ती लेवल 1 के अंदर सामान्य के जो पद है, सामान्य टीचर जो है उसके पद कितने हैं। तो सामान्य टीचर के पद मुख्य रूप से गैर अनुसूचित नॉन टीएचपी 422 पद, नॉन टीएचपी के 422 पद आए हैं, ठीक है। और टीएचपी के पद कितने आए हैं? टीएचपी के आए हैं 27 पद। तो कुल कितने हो गए? लगभग ये 449 पद। इस प्रकार से 449 पद मुख्य रूप से किसके लिए आए हैं? सामान्य के लिए। यानी संस्कृत शिक्षा विभाग जो है उसके अंदर संस्कृत के लिए तो कितने आए हैं? 187 पद। और संस्कृत शिक्षा विभाग में सामान्य जो पद है वो कितने आए हैं? 422 पद प्लस टीएचपी के 27, कुल 449। ये तो बात हो गई किसकी? संस्कृत शिक्षा विभाग की। अब L1 की वैकेंसी जो है वो सामान्य शिक्षा की भी इसी के साथ ही है। तो सामान्य शिक्षा की इसके साथ है। तो ये देखो, सामान्य शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा विभाग, ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो है उसके अंदर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक L1 की सीधी भर्ती यहां पे है और सामान्य पद, ठीक है, सामान्य पद रहेगा L1 का। तो अब इसमें देखो, गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएचपी, ठीक है, नॉन टीएचपी। अब नॉन टीएचपी में आए हैं 4500 पद,
4500 पद कितने आए हैं नॉन टीएचपी में L1 के अंदर 4500 पद। तो L1 के लिए ठीक पद है ना, 4500 पद L1 के आए हैं। हालांकि वैकेंसी को देखेंगे तो ये बहुत कम पद है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है साथियों। आज यदि ये फॉर्म अप्लाई करेंगे लोग तो कम से कम 10 लाख लोग अप्लाई करेंगे, उसमें से यदि 4500 का सिलेक्शन होता है तो बहुत कम पद कह सकते हैं बेरोजगारों के हिसाब से। गवर्नमेंट अपने हिसाब से जिस प्रकार के पद थे उसके अनुसार वैकेंसी जो है वो निकाल दी गवर्नमेंट ने, लेकिन बेरोजगारों के लिए बहुत कम है। उसके बाद में जो अनुसूचित क्षेत्र है टीएचपी एरिया है उसके लिए 500 पद, तो कुल कितने हो गए 5000, 4500 500 5000 पदों पर मुख्य रूप से कौन सी आ गई सामान्य शिक्षा L1 की पोस्ट आ गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि L1 की सामान्य शिक्षा में 500,000 पोस्ट आ गई है, टीएचपी 500 पोस्ट, नॉन टीएचपी 4500 पोस्ट। समझ गए, तो इतने पद आपके समक्ष आ चुके हैं। अब देखो आगे कहां जाएगा मेरा यार, आगे देखो इसी में पात्रता क्या रखी है। देखो पात्रता इसमें क्या रखी है, तो अध्यापक राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022, इसका मतलब 2022 की जो रीट है ना, रीट परी, यानी 2022 की जो रीट है, समझ गए, कौन सी परी 2022 की रीट, उसके साथ साथ में 2025 की रीट, समझ गए। 2022 और 2025 की जो रीट है वो रीट पास जो स्टूडेंट जो क्वालिफाई है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा 2022 वालों को भी इसमें शामिल किया है। तो 2022 के जो पात्र है वो और 2025 जो हुई थी बाद में, तो इन दोनों के मुख्य रूप से इसमें क्या है पात्र है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कब फॉर्म भरना है और कब से ये स्टार्ट होंगे। अब देखो इसमें आया है, आगे लिखा है सामान्य अनारक्षित और आरक्षित वर्ग जो है उसमें, तो सामान्य जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए रीट में कितने प्राप्तांक होने चाहिए 60%। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 55। ठीक है, और टीएचपी में ये कितने होने चाहिए 38। ठीक है, उसके बाद में एससी के लिए, ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% अंक जो रीट में है वो पात्र है, एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रख लेना इसमें। फिर है ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म के लिए मुख्य रूप से विज्ञप्ति दे ही दी है। तो यहां अपन देखते हैं ऑनलाइन फॉर्म जो है कब से स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया, तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा एप्लीकेशन से राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क के द्वारा भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी क्या करेगा, विज्ञापन ध्यान से पढ़ लेगा। पंचायत राज नियम 1996 के अनुसार एनसीटी की अधिसूचना के अनुसार 23/8/2010 और 29/7/2011 की जो अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, सावधानी पूर्वक अध्ययन करके इसमें जो अपनी पात्रता है उसके अकॉर्डिंग इसमें फार्म है वो भरेगा। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। फिर फार्म कब क्या भरना है वो भी इसमें अगला बताई देगा। अब देखो आपने एसएसओ आईडी, क्योंकि एसएसओ आईडी से फॉर्म अप्लाई करने होते हैं, है ना, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को एसओ पोर्टल पर जाना होगा। लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन एप्स में जाना होगा। ठीक है, और रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है उसका चयन करना होगा। उसमें अपन क्या करेंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यदि कई जो अभ्यर्थी है उनका ओटीआर पेंडिंग आ रहा है तो सबसे पहले वो उनको ओटीआर करना पड़ेगा। यदि ओटीआर पेंडिंग है तो एक बार पंजीयन नहीं हुआ तो पहले ओटीआर करेंगे और उसके बाद में अप्लाई कर देंगे। समझ गए, ओटीआर आप ई मित्र कियोस्क पे जाओगे आराम से वो आपसे ओटीआर वगैरह है, यदि पेंडिंग है तो आपसे वो करवा देगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे ये फॉर्म आपको है ई मित्र के माध्यम से है, आप भर सकते हैं।
अब इसमें साथियों आवेदन जो है उसकी कब से दिनांक जो है, कब से आवेदन है स्टार्ट हो जाएगा, वो अपन देखते हैं। इसमें वो फीस तो रखी है SC/ST के लिए 400 रुपये, सामान्य के लिए 800 रुपये है। ये तो आपका ई मित्र से हो ही जाएगा। और उसके बाद में अपन चलते हैं आगे 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 आगे। कब से फॉर्म स्टार्ट करेगा ये, छूट वाला बिंदु दे रखा है। चलो 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 चलो, चलो तो अपन देख रहे हैं इसमें अपने आवेदन जो है, आवेदन कब से भरे जाने हैं, ठीक है। तो वो भी अपन देख लेंगे। मुख्य रूप से जो छूट मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खिलाड़ी जो है उन सब के लिए इसमें जो छूट वगैरह है वो भी आप देख लेना। और वेतनमान क्या रहेगा, तो वेतनमान जो मुख्य रूप से L1 का है इसके अंदर वो क्या रहेगा, देखिए साथियों वेतनमान की बात आती है ना तो L10 में रहेगा, L10, ठीक है। तो लेवल 10 जो है L10 जो है मुख्य रूप से उसके अकॉर्डिंग इनका जो वेतनमान है वो तय होगा। तो L10 में इनको रखा जाएगा। उसके बाद में पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ये देखिए पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की जब बात आती है ना, तो अध्यापक सामान्य और संस्कृत शिक्षा के लिए योग्यता जो मुख्य रूप से किस प्रकार की क्या होनी चाहिए, तो ध्यान से देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष और द्विवर्षीय 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। तो 50% अंक होने चाहिए उच्चतर माध्यमिक, ठीक है ना, सीनियर के अंदर लेवल के अंदर, और 50% अंक कम से कम है। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास में होने चाहिए, समझ गए। तो ये अथवा इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, इसके समकक्ष और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपके पास स्नातक यानी BLED आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपके पास है तो वो भी पात्र है। इस प्रकार से वे लोग पात्र है जिनके पास में अमुक योग्यताएं है, ठीक है। और उसके बाद में अपन इसमें आवेदन करेंगे, हाँ ये भी ध्यान रख लेना कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अर्जित योग्यता मान्य नहीं है। कई बार क्या होता है कि आवेदन की लास्ट डेट आई और उसके बाद में हमारे बीएड का रिजल्ट आया तो वो पात्र नहीं, भाई पहले देख लेना। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद यदि कोई पात्रता हासिल करता है ना, कोई रिजल्ट आता है, उसकी डिग्री का रिजल्ट आता है तो वो उसमें पात्र नहीं है। आवेदन की अंतिम तिथि लिए ध्यान रख लेना, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद वो मान्य नहीं होगा। परीक्षा तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति अपात्र माने जाएंगे। किसमें, अपने संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर प्रारंभिक शिक्षा के अंदर मुख्य रूप से परीक्षा तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। और सामान्य जो है ना, इसमें अलग दे रखा है, सामान्य प्रारंभिक शिक्षा विभाग की प्राथमिक अध्यापक भर्ती लेवल L1 में सामान्य पदों के लिए, अब देखो दो ही बात यहाँ पे है, यानी सामान्य में तो है आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जो योग्यता यदि हासिल करता है तो मान्य नहीं होगी। और संस्कृत शिक्षा विभाग है उसके अंदर परीक्षा तिथि के पश्चात, परीक्षा तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता यदि अंतिम योग्यता अर्जित करता है कोई कैंडिडेट तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद में आयु सीमा, तो आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। और छूट आपके अकॉर्डिंग जिससे कैटेगरी जो है उसके अकॉर्डिंग इसमें छूट है वो मिल जाएगी। एक छूट यहां पे है, यदि
कोई व्यक्ति पात्र है और 1 वर्ष यदि वैकेंसी नहीं आती है ना, सरकार इसमें किसी तरह की वैकेंसी नहीं निकालती है और वो पात्र है, 1 साल वैकेंसी नहीं आई, यदि वो पात्र था तो उसको 1 वर्ष की छूट मिल जाएगी। सरकार यदि वैकेंसी उस वर्ष नहीं निकाली, वो पात्र था, अब वो ओवर एज हो रहा है ना, और जब यदि पिछले साल सरकार ने वैकेंसी मान लिया नहीं निकाली, तो उस समय यदि निकाल देती तो व्यक्ति पात्र होता, तो उस वर्ष की उसको छूट मिल जाएगी। समझ गए? तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है मुख्य रूप से, यानी प्रारंभिक शिक्षा जो सामान्य है शिक्षा, उसमें 1 वर्ष की छूट है अधिकतम, और संस्कृत जो शिक्षा विभाग उसमें कितने वर्ष की छूट है? 3 वर्ष की छूट है ना। संस्कृत में 3 वर्ष की और इसमें अधिकतम कितनी है? 1 वर्ष की छूट है, यदि परीक्षा भर्ती निकालने में सरकार यदि पीछे रहती है तो। ठीक है, उसके बाद में आता है आवेदन की तिथि और परीक्षा शुल्क। तो आवेदन तिथि और परीक्षा शुल्क जो है, इसमें आप ध्यान देना कि परीक्षा शुल्क और आवेदन की जो तिथि है वो कब की है ना। तो इसमें अपन देखेंगे इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी। देखो, आवेदन है उसमें की ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट मुख्य रूप से है, स्टार्टिंग है 7/11 से, यानी 7/11/2025 से फॉर्म शुरुआत हो जाएंगे। ठीक है, अंतिम जो तिथि है फॉर्म भरने की 8/12/2025, यानी 7/11, यानी कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाए, और कल से फॉर्म स्टार्ट होने के बाद में 8/12, समझ गए, 8 दिसंबर तक, 7/11 से स्टार्ट 8/12 तक फॉर्म भरे जाएंगे। 1 महीने का आपके पास में टाइम रहेगा, और उसके बाद में जो पोर्टल है वो बंद हो जाएगा। परीक्षा, अब परीक्षा का आयोजन कब से होगा? तो परीक्षा की तिथि की घोषणा भी साथ ही कर दी है ना। तो 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 तक परीक्षा करवाई जाएगी, है ना। तो 17 जनवरी से 21 जनवरी 2026 तक जो मुख्य रूप से है परीक्षा है वो करवा दी जाएगी। समझ गए? इस प्रकार से यह वैकेंसी आपके समक्ष है। इसमें सिलेबस क्या रहेगा, बाकी निर्देश आप देख लेना। अब इसमें सिलेबस क्या रहेगा थोड़ी चर्चा उस पर कर लेते हैं। पेपर कितना क्या होगा? तो देखो, पेपर जो होगा मुख्य रूप से कितने नंबर का होगा? तो पेपर